दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश दुनिया की खबरों के बारे में। श्रीलंका से जुड़ी हर एक खबर इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। किन कारणों से श्रीलंका के हालात आज बद से बदतर होते चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको हम श्रीलंका से जुड़ी हर एक तथ्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। 2020 मार्च के मंथ में पूरी दुनिया कोविड-19 के शिकार हो चुकी थी। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी जो आज पूरी दुनिया उसके चपेट में थी। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने पूरी लगन से मेहनत करने के बाद कोविड-19 का वैक्सीन बनाया। वैक्सीन बनने के बाद से सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूरी आबादी तक इस वैक्सीन को पहुंचाना। कोविड के दौरान सभी देशों ने लॉकडाउन लगाया हुआ था। इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। हर कोई इंसान दूसरे इंसान से व्यक्तिगत जाके नहीं मिल सकता था, जिसके कारण बहुत सारे आय या जो जॉब करने वाले हैं या बिजनेसमैन हैं, उन सब को इस कोविड-19 की वजह से किसी न किसी रूप से हानि या उनके इनकम पर असर पड़ा। हालात इतने ख़राब थे कि छोटे देश सरवाइव करने के लिए भी सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से क्राइसिस चल रही है। अगर देखा जाए तो श्रीलंका और पाकिस्तान के दोनों के हालात एक जैसे हैं। ये सब होने के साथ साथ रसिया और यूक्रेन का भी युद्ध शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन का भी आपस में युद्ध शुरू हो चुका है, जो कि आज 2 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है। युद्ध के ख़त्म होने का कहीं से भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। इस युद्ध का मेन कारण यही निकल के सामने आ रहा है कि यूक्रेन यूएसए के साथ नाटो देशों की संगति में शामिल होना चाहता था। रूस को ये बात ज़रा से भी पसंद नहीं थी, जिसके कारण यह युद्ध शुरू हो गया। कोविड-19 के बाद से देखा जाए तो हर किसी न किसी देश के ऊपर किसी न किसी रूप में आर्थिक संकट के रूप में कुछ न कुछ गतिविधियां होती ही जा रही हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि श्रीलंका में इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो हो रहे हैं, उन कारणों के बारे में हम जानेंगे। श्रीलंका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर इकोनॉमिक्स क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा है। वहाँ की जनता अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से इस्तीफा की मांग कर रही है। श्रीलंका पर भारी मात्रा में अन्य देशों का कर्ज है। इसके अलावा आईएमटी और नेशनल बैंक से भी भारी मात्रा में कर्ज है। इस कर्ज को ना चुका पाने के कारण से वहाँ की मुद्रा और कमज़ोर होती जा रही है। श्रीलंका के पास उनका इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचा हुआ है कि वो अपने देश के लिए अगले 1 महीने तक का राशन खरीद पाएँ। आइए श्रीलंका के राजनीतिक स्वभाव को समझते हैं। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है, पर वहाँ के रूल अपने इंडिया से थोड़े अलग हैं। हमारे भारत देश में सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री जनता के बीच चुना जाता है और वो चुनने के बाद प्रधानमंत्री बनता है। वही अगर अमेरिका में बात किया जाए तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। और अमेरिका में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ जनता के बीच चुन के आता है। इन दोनों देशों का राजनीतिक स्वभाव अगर मिला दिया जाए तो ठीक ठीक वैसे ही राजनीतिक स्वभाव श्रीलंका का भी है। यानी कि श्रीलंका में वहाँ के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों के पास समान रूप से पावर होती हैं, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही जनता के बीच से चुन के आते हैं। राष्ट्रपति की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। पहले श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के कुल 7 सदस्य थे। यानी आप सोचिए, एक परिवार मिलकर पूरा देश चला रहा था और सरकार में 7 एक ही परिवार के मेंबर्स थे, जिनमें कि राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और बाकी के मंत्री भी थे। लेकिन अब राजपक्षे परिवार से सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे ही राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं, और श्रीलंका के लोगों ने अब उन्हें भी हटने के लिए कह दिया है और उन्हें हटाने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस समय संकट से गुजर रहे श्रीलंका की हालत और बिगड़ती जा रही है। हर तरफ से आगजनी की तस्वीरें हैं। हालात को काबू करने के लिए सड़कों पर सेना को उतारा गया है, आपातकाल लगा दिया गया है और सड़कों पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीजा एमएस की रिपोर्ट देखिए। कर्फ्यू के बाद देश में आमतौर से शांति रही।
लेकिन जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जरूरतमंदों को खाना खिलाया और दवा इलाज किया। ये सारी न्यूज़ श्रीलंका के हालात के बारे में आपको पूर्णतः बता रही होगी। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका की सारी पावर एक ही परिवार के हाथ में दे दी गई। मेरा मानना है दोस्तों कि नेता पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, बट आज के टाइम में देखा जाए तो नेता का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अगर 100 नेता लोगों की बात की जाए तो 100 में से 1 या 2 पढ़े लिखे या ठीक ठाक समझदार निकलते हैं। आइए थोड़ा सा श्रीलंका की भौगोलिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारे भारत का पड़ोसी देश भी है। श्रीलंका 65,610 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला देश है। श्रीलंका की कुल आबादी 2,19,19,000 है। अब भारत के उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि श्रीलंका से 4 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से श्रीलंका से अपना उत्तर प्रदेश 4 गुना बड़ा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे श्रीलंका जैसे देश बस जाएंगे। अब वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। ये 2020 की गणना के हिसाब से है, कि देखा जाए मोटा मोटा तो श्रीलंका से 4 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 9 से 10 गुना अधिक बड़ा है अपना उत्तर प्रदेश। आमतौर पर समझा जाए तो श्रीलंका अपने उत्तर प्रदेश से काफ़ी छोटा और सिमटा हुआ एक देश है। ये तो थी श्रीलंका की भूगोलिक गतिविधियाँ। श्रीलंका में 70 से 75% की आबादी सिंघोलिक है, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाली हैं। उसके बाद सबसे अधिक आबादी है वहाँ पर 12% के आसपास की तमिल की है। उसके बाद सबसे कम जो परसेंटेज बचा हुआ है वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदायों का है। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़ा भाई राष्ट्रपति होता है, उससे छोटा भाई उसका वहाँ का प्रधानमंत्री होता है और उनका ही लड़का कृषि, परिवहन और वित्त मंत्रालय जैसे कार्यभार संभाल रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि एक पूरा परिवार ने मिलकर एक देश को डुबा डाला। दोस्तों, 2018 में 2.3 मिलियन लोगों ने वहाँ पर श्रीलंका में विजिट किया था, यानी कि माना जाए तो श्रीलंका घूमने के हिसाब से काफ़ी अच्छा और सुंदर देश है। और श्रीलंका का 12 से 13% जीडीपी का इनकम श्रीलंका के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आता था, जो कि 2018 में श्रीलंका ने हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया था। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में 6 अलग अलग जगहों पर भारी मात्रा में बम विस्फोट हुए, जो कि इसे ईस्टर अटैक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से 3 चर्च और बाकी अन्य जगहों पर हॉस्पिटल और कुछ पब्लिक प्लेसों पर बम विस्फोट किया गया था। इस बम विस्फोट में मारे गए लगभग 250 लोगों से भी अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 ऐसे लोग थे जो फॉरेन कंट्री से घूमने के लिए आए थे। इस न्यूज़ से पूरे विश्व भर में खलबली मच गई। कोई भी इंसान जब बाहर घूमने जाता है तो वो बाहर एंजॉय करने के लिए जाता है, वो अपना पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट कर रहा होता है, और इसके बावजूद भी उस देश में उस नागरिक को सेफ्टी प्रोवाइड ना किया जाए तो कोई भी इंसान उस देश में घूमने के लिए नहीं जाएगा। इस न्यूज़ की वजह से अन्य देशों में श्रीलंका के जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे उनके माइंड में नेगेटिविटी भरी और उन लोगों ने श्रीलंका विजिट करना छोड़ दिया। इसके साथ साथ एक और करारी तगड़ी मार पड़ी श्रीलंका के ऊपर, जो कि था कोविड-19 का। नवंबर 2019 में कोविड अभी पूरी दुनिया में धीरे धीरे पनप रहा था और मार्च 2020 तक लगभग सारे देशों में कोविड की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। इस लॉकडाउन होने के कारण कोई भी देश पर कोई भी आदमी घूमने के लिए नहीं जा रहा था।
सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, जिसके कारण से श्रीलंका का टूरिस्ट डिपार्टमेंट का इनकम काफ़ी भारी मात्रा में ठप पड़ गया। यूं कहा जाए कि यह इनकम 2020 और 2021 में पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन 10 से 12% की अगर इनकम कम कर दी जाए तो किसी भी देश का इतने बुरे हालात नहीं होंगे। ये तो था पहला कारण जिसके कारण श्रीलंका पर इतनी भारी मात्रा में मार पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका से जुड़ी हर एक गतिविधियों को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक्चुअल जो रीजन कारण है आप श्रीलंका के बारे में समझ सकें। सिर्फ एक कारण से श्रीलंका इस हालात में नहीं पहुंचा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जो 2019 अप्रैल में श्रीलंका में सुसाइड बम अटैक हुए थे, अप्रैल 2019 में जो श्रीलंका में बम अटैक हुए थे उसमें से 8 लोगों की गतिविधियों के बारे में पता चला था, जिसमें से लोकल टेररिस्ट का होने का दावा था और उसमें से एक इंसान ऐसा था जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था। यह खबर फेसबुक पर पूरी तरह आग की तरह फैला। दोस्तों, इस बात को हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि श्रीलंका में आग लगाने में घी की तरह फेसबुक ने भी अपना काम किया। इस खबर से लोकल जनता में मुस्लिम समुदाय के प्रति काफ़ी नकारात्मक और काफ़ी हिंसा फैल गई। उनके दुकानों को तोड़ के आग लगा दिया गया। बहुत सारे मुस्लिम समुदायों पर भारी मात्रा में जानलेवा हमला भी हुआ। ये कोई श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इसके पहले भी 40,000 तमिल श्रीलंका में जान गंवा चुके हैं। वहाँ पर सबसे अधिक आबादी बौद्ध समुदाय की है, यानी कि जो बौद्ध को मानते हैं उनकी आबादी है। और वहाँ की जो लोकल पार्टी है, जो वहाँ की नेता लोग हैं, वो उन समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं और बाकी माइनॉरिटी पर वहाँ पर ऐसे अटैक हमेशा होते रहे हैं। मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय और तमिल, इन तीनों समुदायों पर भारी मात्रा पर जान की जोखिम की खतरे कई बार आ चुके हैं। जब ये क्रिश्चियन पर अटैक हुआ तो वहाँ पर बाकी क्रिश्चियन समुदाय देश भी अपना हाथ पीछे कर लिए और जब तमिल पर भारी मात्रा में ऐसी कार्रवाई हो रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था, तो उस हालात में भारत से भी संबंध थोड़े बहुत ख़राब हुए श्रीलंका के। श्रीलंका के प्रेसिडेंट इस समय गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो कि वहाँ की जनता उनसे ये डिमांड कर रही है कि वो अपनी सहमति के अनुसार वो वहाँ से त्यागपत्र दे दें। पब्लिक का डिमांड ये है कि गोटाबाया राजपक्षे अपनी सहमति से इस पद को छोड़ दें। आइए गोटाबाया राजपक्षे के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 2019 के चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे इलेक्ट होके वहाँ के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने अपने कैंपेन में ये प्रॉमिस किया था कि ये टैक्स को कम करेंगे। हर देशों ने टैक्स को कम किया है। टैक्स को कम करने का पीछे का ये राज होता है कि टैक्स कम होंगे तो वहाँ पर कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक वहाँ की बूस्ट होगी। दिसंबर 2019 को फैसला लिया गया कि वो जो बैड टैक्स है 15% से 7.5%, यानी कि आधा कर दिया जाएगा। और 2020 मार्च में पैंडेमिक की वजह से पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा था। जब लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो कंजप्शन कहाँ से बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ने के बजाय कंजप्शन और जीरो हो गया। टूरिस्ट डिपार्टमेंट तो ठप पड़ा ही था, उसके साथ साथ जो वहाँ की सरकार थी जिसका इनकम का मेन स्रोत था वैट, वो उस वैट को इन लोगों ने भी आधा कर दिया। ऐसा नहीं कि टैक्स कम करना एक बुरा काम है या ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत देशों ने किया भी है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा भी है, पर इस कार्य को करने के लिए सोच समझ के सूझबूझ के साथ करना था। अचानक से हुए इस टैक्स की कमी के कारण, पेंडेमिक होने के कारण इकोनॉमिक में बूस्ट हुआ नहीं, कंजप्शन बढ़ा नहीं और सरकार का जो इनकम था वो आधे से भी आधा रह गया। इस कारण से श्रीलंका पर बहुत भारी मार पड़ी। पहला रीजन टूरिस्ट डिपार्टमेंट था, दूसरा था कि टैक्स को अचानक कम कर देना। दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण से सरकार पर इतनी भारी मार पड़ी। कोविड की वजह से, लॉकडाउन होने के कारण से इकोनॉमिक बूस्ट हुआ नहीं। सरकार का जो इनकम था उस टैक्स को इन लोगों ने आधा कर दिया
टूरिस्ट डिपार्टमेंट तो ठप पड़ गया था, और ये दूसरा भारी मात्रा में टैक्स की कमी करने की वजह से सरकार का इनकम आना बंद हो गया। गोटाबाया राजपक्षे जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन वहाँ पर लड़ रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक प्रॉमिस और भी किया था कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो जो वहाँ की लोकल किसान जो खेती करते हैं उस खेती को ये ऑर्गेनिक बना देंगे, यानी कि पूर्ण रूप से खेती जो होगी वो केमिकल फ्री हो जाएगी। दोस्तों, यह फैसला भी कोई ख़राब फैसला नहीं है। इस फैसले को मैं कहूँगा कि ये फैसला अच्छा है, पर इतने बुरे हालात में इस फैसले की वजह से भी बहुत भारी मात्रा में श्रीलंका के ऊपर मार पड़ी। श्रीलंका भारी मात्रा में अपने देश में चाय उत्पादन करता है। चाय उत्पादन करने के बाद वो चाय को अन्य देशों में सेल भी करता है, जो इससे उसकी फॉरेन करेंसी अच्छी खासी ग्रोथ होती है, और अपने देश के लिए वो चावल की खेती करता है, जिससे चावल उसे अन्य देशों से मंगाना नहीं पड़ता है। वहाँ की सरकार ने ये तीसरा फैसला लिया, वो भी अचानक बिना सोचे समझे लिए गए फैसले हमेशा देश हित के लिए या किसी भी हित के लिए हानिकारक होते हैं, या उनके लिए वो डिसीजन सूट नहीं करता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती सबसे अच्छी होती है, पर्यावरण के लिए भी और साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी। इससे हमारी हेल्थ को बूस्ट मिलता है, और जो वहाँ की खेती होती है और जो वहाँ की ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर भी रसायन का प्रयोग नहीं होने की वजह से ज़मीन और अधिक उपजाऊ होती है। पर ऑर्गेनिक खेती की एक पीछे कुछ कमियां हैं कि ये एकाएक से काम नहीं करती है। इसको 10 से 12 साल लगते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑर्गेनिक खेती की कुछ खासियत ये भी है कि अगर फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन किया जा रहा है तो पहले साल प्रोडक्शन में 30 से 40% की कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्टिलाइज़र का उपयोग किया नहीं जाता है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे कुछ मात्रा में फसल खराब हो जाती है। 3 मास्टर स्ट्रोक जैसे डिसीजन लेने के बाद से एक चौथा बहुत भारी मात्रा में देश हित के लिए ख़राब फैसला लिया गया, जिसके कारण खेती पर वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मार पड़ी, और कंडीशन ये हो गया कि उस देश में खाने पीने की चीज़ें भी नॉर्मल प्राइस से काफ़ी हाई हो गई। आज के टाइम में श्रीलंका में चावल लगभग 400 से 500 रुपये केजी मिल रहा है। गैस सिलेंडर 4200 रुपये का हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक खेती नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, ये देश हित के लिए काफ़ी अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। पर इस डिसीजन को करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। अचानक करने से प्रोडक्शन में कमी आती है, और प्रोडक्शन में कमी होने के कारण ये सोचा समझा प्लान तो था नहीं, जिसके कारण से वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक खाद की डिमांड काफ़ी हाई हुआ। इस डिमांड का बढ़ने की वजह से वहाँ पर लोकल एरिया इन डिमांड को पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण श्रीलंका ने चाइना से ऑर्गेनिक खाद की डिमांड की, और श्रीलंका ने उन्हें ऐसा खाद दे दिया जिसके कारण से वहाँ की फसल और ख़राब हो गई। उस खाद में किसी रूप से फंगस पाए गए थे। उन फंगस की वजह से वहाँ पर जितनी भी खेती हुई और ख़राब हो गई। श्रीलंका की तो कमर टूट चुकी थी, बस चाइना के इस डिसीजन की वजह से या उनके ख़राब खाद की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। श्रीलंका बहुत भारी मात्रा में चाइना से लोन भी लेता है और चाइना से हेल्प भी लेता है, पर हमारा तो यही मानना है कि चाइना से कभी भी खाने पीने की चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना के जितने प्रोडक्ट होते हैं इतने अच्छे और टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं होते हैं कि जिन्हें आप खाने पीने में यूज़ कर सकें। अब वहाँ की लोकल जनता डिमांड ये कर रही है कि राजपक्षे परिवार वहाँ से इस्तीफ़ा दे और किसी और पार्टी को यह काम सौंपा जाए। पर 2019 में चुनाव तो हो चुका है, पर दोबारा ये चुनाव 2024 में होगा। 5 साल के अंतराल में वापस चुनाव होते हैं। श्रीलंका के पास इस समय इतने मुद्रा भी नहीं बची है कि वो दोबारा चुनाव करा सके। फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि जो डेली यूज की चीज़ें हैं, खाने पीने और मेडिसिन, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और इस टाइम ऐसे हालात में वहाँ की जनता डिमांड कर रही है कि राजपक्षे इस्तीफ़ा दे और दोबारा चुनाव कराया जाए। दोबारा चुनाव कराने की वजह से श्रीलंका की हालत और ख़राब हो सकती है। फ़िलहाल श्रीलंका को इस समय नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, पर राष्ट्रपति राजपक्षे अभी भी बने हुए हैं।
और जब ये चुनाव हुआ था 2019 में, तब कुछ पार्लियामेंट में अमेंड करके गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति की पावर को और बढ़ा दिया था। इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री भी इनके छोटे भाई थे और लगभग बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पर इनके सारे घर के लोग बैठे हुए थे। तो ये अमेंड पास हो गया। तो वहाँ के श्रीलंका में जो सारी पावर है वहाँ के राष्ट्रपति के हाथ में है और श्रीलंका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है कि मिड टर्म में चुनाव किया जाए, और अगर चुनाव किया भी जाता है तो इतनी हालात ख़राब है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि चुनाव दोबारा हो सके। फ़िलहाल श्रीलंका में भारी मात्रा में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ की जो लोकल फोर्सेस हैं उस शांति को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दोस्तों, कुछ और भी छोटे मोटे कारण थे जिसके कारण श्रीलंका के इकोनॉमिक्स पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उस टॉपिक को चर्चा करने से थोड़ा सी वीडियो हमारी और बड़ी हो जाती। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने प्रयास किया था कि श्रीलंका से जुड़ी हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे को आपको विस्तार से बताएं ताकि आप इजीली और आसानी से समझ पाएँ। अगर कोई भी देश अपने जीडीपी का 60% से अधिक का लोन ले लिया है तो दोस्तों मानना ये है कि उस देश ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। श्रीलंका इस राह पर चल चुका है, 110% का उसके पास लोन हो चुका है अपने जीडीपी का, और उसके पीछे पीछे पाकिस्तान भी उसी रास्तों पर चल रहा है। फ़िलहाल तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका की हालात जल्दी से ठीक हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।